हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आज की हमारी क्लास है सागरीय तरंगों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सागरीय जो तरंग होती है ना, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो बनती कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो आप देखिए, मान लो ये सागर है यहाँ पे और इसके इधर से हवा आ रही है या फिर किधर एक साइड से, किसी भी साइड से हवा आ रही है, तो क्या होगा, जो सागर का पानी है जिस साइड से हवा आई तो सागर का पानी हवा के द्वारा धकेला जाएगा दूसरी साइड और वो लहर की तरह आकृति लेता हुआ आगे की साइड बढ़ेगा। उसी को ही हम कहते हैं सागरीय तरंग। ठीक है। और जैसे ये सागरीय तरंग इस तरह से उठ रही है और आगे जा रही है, तो जो ये ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, इसको हम बोलते हैं श्रृंग। और जो ये नीचे धसा हुआ भाग होता है लहर का, तरंग का, उसको हम बोलते हैं गर्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्वोश, ब्रेकर या फिर सर्फ, ये क्या होता है? ये देखो, जब मान लो तरंग का जो श्रृंग है, श्रृंग यानी कि ये ऊपर उठा भाग, ये छिछले जल में जाके, यानी कि जहाँ पे पानी थोड़ा होता है, तो इसकी ऊंचाई हमें ज़्यादा दिखने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है तो हमें इसकी ऊंचाई ज़्यादा दिखने लग जाएगी। तो ये है ना, आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। मान लो ये इस तरह से आगे जा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जाके टूट के और स्थल की ओर बहना शुरू कर देगा, तट की ओर। ठीक है। तो इसी को ही हम कहते हैं सर्फ या फिर ब्रेकर या स्वोश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जब सर्फ का जल वापस लौटता है तब वह तट की ओर आने वाली जो तरंग होती है उसके नीचे नीचे चलता है। इसको बोलते हैं बैक वॉश या फिर अधोप्रवाह। कैसे? देखो, ये सागर है, ये वाला जैसे सागर है, और इधर से लहर मतलब हवा चली तो पानी लहर के रूप में इधर आ रहा है। तो जो पहले यहाँ तट तक आ चुका है ना, वो पानी भी तो वापस जाएगा ना। तो ये जो लहर आ रही थी, तो इससे पहले आया हुआ जो पानी था, जो सर्फ था, वो इस तरह से इसके नीचे नीचे वापस जाता है। तब इसको हम बोलते हैं बैक वॉश या फिर अधोप्रवाह। ठीक है। आगे देखते हैं। जब जो सर्फ या स्वोश होता है वो बैकवॉश से अधिक प्रभावशाली हो जाता है ना, तो वो कहलाता है निर्माणात्मक तरंग। यानी कि जो ये तरंग आ रही है तट की ओर, ये वापस लौटने वाले पानी से ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो इसे कहते हैं निर्माणात्मक तरंग। और जब जो ये वापस लौटती हुई जो है तरंग है, यानी कि जो अधोप्रवाह है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए सर्फ से, तो कहलाता है विध्वंसात्मक तरंग। यानी कि अगर सर्फ तो ज़्यादा शक्तिशाली है तो है निर्माणात्मक तरंग, या फिर और दूसरा है बैकवॉश या फिर अधोप्रवाह ज़्यादा शक्तिशाली है तो है विध्वंसात्मक तरंग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है तरंगिका। तरंगिका में क्या होता है कि मान लो जो सागरीय तरंग है वो इस तरह से आ रही है, इसका जल जब सर्फ के रूप में तट तक आके और टकरा जाता है, तो क्या होता है, ये जो सर्फ था ये कई भागों में टूट जाएगा, जैसे अधोप्रवाह, वेलाचली धारा और तरंग। तो क्या होगा लास्ट में जाके, जो ये तरंग के रूप में टूटा है ना, ये तरंग वाला जो पार्ट है ये वापस समुद्र की ओर लौट जाएगा और इसे ही हम कहते हैं तरंगिका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सागरीय अपर्दन की क्रिया विधि, यानी कि सागर अपर्दन कैसे कैसे करता है, किस किस क्रिया के द्वारा करता है। फर्स्ट है जल गति क्रिया के द्वारा। जल गति क्रिया यानी कि मान लो अगर जो लहरें आ रही हैं तट की ओर वो ज़्यादा तेज़ हों, जल की गति ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा हो, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा अपर्दन करेंगी। और अपघर्षण, जो लहरें हैं वो जो तटीय क्षेत्र है उसका अपघर्षण करती हैं, उसके द्वारा भी अपर्दन करती हैं। अगला है गुलन की क्रिया। जैसे जो चूना युक्त जो चट्टानें होती हैं, अगर वो हैं तट के आसपास तो वो ज़्यादा अपर्दित होएंगी और जल्दी अपर्दित हो जाएंगी। ऐसे ही है जल दाब का द्वारा सागरीय तट के अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि सागरीय जो तट है उसके ऊपर जब पानी का दबाव पड़ता है तो किस तरह से अपर्दन होता है, वो कौन से कारक हैं। फर्स्ट है सागरीय तरंगों की लंबाई। अगर मान लो सागरीय तरंगें छोटी हैं, ज़्यादा दूर तक तट तक नहीं जा पाती, तो बिल्कुल आसपास के क्षेत्र को ही प्रभावित करेंगी, वहाँ का ही अपर्दन करेंगे। और अगर ज़्यादा लंबी हैं
दूर तक जाती हैं तो दूर तक का रेत मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, उनको वापस समुद्र की ओर लेके जाती हैं बहा के। अगला है, ये वेग भी यही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर मान लो स्पीड ज़्यादा है तो वो फास्टली आएंगी और जल्दी अपर्दन जल्दी कटाव करेंगी। अगला है तटों की चट्टानों की बनावट और ये संरचना, ये हमने गुलन प्रक्रिया में पढ़ा था। जैसे चुना युक्त चट्टानें हैं मान लो, तो उनका जल्दी विलयन हो जाएगा, जल्दी घुल जाएंगी पानी में और वो कट के और सागर के पानी के साथ वापस बह के चली जाएंगी अधोप्रवाह के साथ। और मान लो अगर वो बेसाल्ट रॉक्स हैं तो बेसाल्ट रॉक तो जल्दी सी मतलब अपरदित नहीं होती, टूटती भी नहीं है इतनी जल्दी, तो वो ज़्यादा देर तक वहीं खड़ी रहेंगी और कम अपरदन होगा। नेक्स्ट है अपरदन की काल अवधि, जल की गहराई। मतलब जो अपरदन की काल अवधि का मतलब यही है कि मान लो कितनी ज़्यादा तरंगे आ रही हैं, कितने ज़्यादा समय तक आ रही हैं और कितनी दूरी तक आ रही हैं, धीरे धीरे होता रहेगा। मान लो बेसाल्ट रॉक भी है तो क्या है, अगर उस पर लगातार लगातार आती रहेंगी लहरें तो धीरे धीरे उसका भी तो थोड़ा बहुत कटाव करेंगी ना, इसी तरह से ही है ये भी। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा और जो सुनामी आती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी जो तट है उसका अपरदन करती रहती हैं। ठीक है। अगला है कि समुद्री तरंगे जो होती हैं वो क्या क्या करती हैं, अपरदन भी करती हैं। अपरदन हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। फिर है परिवहन भी करती है, जो पदार्थ काट दिया मान लो तट के पास जो भी चट्टानें काटी हैं उनका परिवहन करके लेके जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो निक्षेपण भी करेगा उस सामग्री का, वो तरंगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन। इसमें फर्स्ट है क्लिफ। क्लिफ क्या होता है कि तीव्र ढाल वाला तट का खड़ा हुआ भाग जो होता है उसको बोलते हैं क्लिफ। अगला है खांच। क्लिफ का जो आधार होता है, बेस होता है ना जो क्लिफ का, उस पर जब तरंगे बार बार आती हैं और कटाव कर देती हैं तो इसको ही बोलते हैं खांच। ठीक है। आगे देखते हैं समुद्री तरंगों द्वारा परिवहन। इसमें क्या है, जो सागरीय तल का जो मलबा होता है ना उसको लहरें अपने साथ लेके जाती हैं तो उसी को ही बोलते हैं समुद्री तरंगों का परिवहन। अगला है जब शैल मलबा लहरों द्वारा तट से लहरों की ओर या फिर समुद्र की ओर ले जाया जाता है। ये क्या कह रहा है, जब मान लो तटीय भाग का अपरदन कर देती है, कटाव कर देती हैं लहरें और फिर वापस जाती हैं और अपने साथ उस जो भी मटेरियल काटा है उसको अपने साथ लेके जाती है ना उस अपरदित पदार्थ को, तो वो क्या कहलाता है, अपतटीय वहन। यानी कि तट से जो भी काटा है, जो भी मटेरियल जिसका अपरदन किया है उसका वहन करके, परिवहन करके लेके जा रही है। नेक्स्ट है जब समुद्री धारा तिरछी होती है तो वो शैल मलबे को एक से दूसरे स्थान पर जमा करती रहती है तो उसको बोलते हैं वेलांचली वहन। यानी कि समुद्री धारा जो होती है वो शैल के जो मलबा है जो उसने अपरदित किया है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करते हैं ना, वो कहलाता है वेलांचली वहन। तो फिर अब हम देखते हैं अपरदन के द्वारा जो कुछ स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं जो लहरों के द्वारा अपरदन से बनती हैं। फर्स्ट है समुद्री भृगु। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी चट्टान खड़ी है समुद्र के ओर, तो क्या होगा कि शर्क यानी कि लहरें आएंगी और बार बार आके और उससे टकराती रहेंगी। जब तक उसमें खड्डा नहीं हो जाता यानी कि उसका कटाव नहीं हो जाता है तो वो खड़ा रहता है। उसके खड़े होने के बाद मान लो ये देखो इस तरह से कोई चट्टान खड़ी है और इधर से आ रहा है पानी आके और यहाँ टकरा रहा है बार बार, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके टकराने से इसका धीरे धीरे अपरदन होगा, छोटे छोटे टुकड़े टूटते रहेंगे, फिर इसमें दरार पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह का भाग था ना ये टूट के और कुछ मान लो इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो इसका जो ये आगे वाला जो पार्ट था ये अपरदित हो गया है। तो ये टूटने के बाद जो ये भाग दिखता है ना ये बिल्कुल ठूठ की तरह खड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है। इसका ऊपरी भाग जब टूट जाता है तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है भृगु की तरह। ठीक है। यही कहलाता है समुद्री भृगु। और इसका जो एग्जाम्पल है ये कहाँ है, भारत के पश्चिमी तट पर। भारत के पश्चिमी तट पर किसके एग्जाम्पल हैं, भृगु के। नेक्स्ट है तरंग घर्षित वेदिका। तरंग घर्षित वेदिका में क्या होता है, जब बार बार जो ये अभी अभी हमने पढ़ा था ना ये समुद्री भृगु, इस पर बार बार जब लहरें आके टकराती रहेंगी और मलबा नीचे गिरता रहेगा तो क्या होगा,
जब ये देखो ये इस तरह से हो गया था टूटने के बाद, फिर भी लहरें तो आ ही रही हैं ना, इससे टकरा रही हैं धीरे धीरे आके सारी। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका अपर्दन होता रहेगा और इसी साइड समुद्र की साइड जो मटेरियल है वो टूट टूट कर गिरता रहेगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं तरंगर्षित वेदिका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं खाड़ी। इसमें क्या है, ये देखो जब जो समुद्र तट पर कठोर और कोमल चट्टानें ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है ना, लंबवत बिल्कुल, तो जो कोमल चट्टानें होती हैं उनका तो ज़्यादा अपर्दन होगा। मान लो ये कोमल चट्टानें हैं और ये है कठोर चट्टानें, तो जो कोमल चट्टानें होंगी उनका जल्दी अपर्दन होगा और जो ये कठोर थी ये ज़्यादा खड़ी खड़ी सी रहेंगी। तो फिर इस तरह से जो ये खड़ी हुई जो ये चट्टानें हैं ना, ये तो ऐसे ही खड़ी हैं और जो ये टूट गई, यहाँ पे पानी आके भर गया और इसके दोनों साइड कठोर चट्टान है। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे खाड़ी सी बन गई है यहाँ पे। इसी को ही हम बोलते हैं खाड़ी या उच्चांतरित। आगे देखते हैं अंडाकार कटान या फिर लघु निवेशिका। अंडाकार कटान या लघु निवेशिका में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो जब समुद्री तट पर क्षैतिज दिशा में इस तरह से लेटी हुई दिशा में जो कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के मतलब इस तरह पैरेलल होती हैं, तो क्या होता है, जो ये कोमल चट्टानें होती हैं ना, इनमें जैसे रंध्र से होते हैं, जो कोमल चट्टानें होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र से होते हैं। उनमें क्या होगा, धीरे धीरे पानी जाएगा और वो उनको काट कर और इस तरह से ये वाली आकृति ले लेगा अंडे के रूप में। जो कोमल चट्टान है ना वो कटी हुई है ये, तो इसी को ही हम बोलते हैं लघु निवेशिका या फिर अंडाकार कटान। एक बार फिर से देख लो, ये सारे के सारे ही देख लेते हैं एक बार। समुद्री भृगु में क्या होता है कि मान लो कोई भी चट्टान खड़ी है समुद्री तट पर और उसके साथ में आके समुद्र की ओर से जो लहरें हैं वो आके टकरा रही हैं उस चट्टान से, तो चट्टान में धीरे धीरे अपर्दन होता रहेगा और कुछ टाइम के बाद मान लो उसमें दरार आ गई और उसका कुछ पार्ट टूट के वहाँ पे गिर गया, तो वो पार्ट नीचे गिरने के बाद जो चट्टान बचेगी ना उसी को ही बोल रहे हैं ये समुद्री भृगु। आगे देखते हैं तरंग घर्षित वेदिका। इसमें जो भृगु टूट गया था, जो ये समुद्री भृगु था ना, उस पर आके बार बार फिर से जो तरंगे हैं वो लग रही हैं, तो फिर वो भी धीरे धीरे टूट रहा है और उसका टूटा हुआ जो मटेरियल है वो समुद्र की ओर जमा होने लग जाता है। इसी को ही बोलते हैं तरंग घर्षित वेदिका, यानी कि तरंग से घर्षण हुआ भृगु का और उससे जो मटेरियल पड़ा वो एक वेदिका के रूप में, मतलब क्या होती है, जैसे जो ये बाढ़ जैसा नहीं होता है, इस तरह से दिखाई देने लग जाता है। अगला है खाड़ी। खाड़ी में क्या है, जब ऊर्ध्वाधर कठोर कोमल इस तरह से चट्टानें खड़ी होती हैं और कोमल चट्टानों का ज़्यादा अपर्दन हो जाए और कठोर चट्टानों का ना हो पाए, तो इस तरह से जो ये चट्टानें थी ना कठोर, उनके बीच में से जो पानी सा दिखाई देगा वही कहलाता है खाड़ी। अगला है अंडाकार। इसमें जो चट्टानें होती हैं कोमल और कठोर, ये एक दूसरे के ऊपर जैसे क्षैतिज दिशा में होती हैं, तो जो कोमल चट्टानें होती हैं ना उनके रंध्रों में पानी घुस जाता है और धीरे धीरे अंडाकार रूप में कटाव करता है, यही कहलाता है अंडाकार कटान। जब दो अंडाकार कटान मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है द्वीप। ठीक है, अगला है समुद्री कंदरा या फिर गुफा। कंदरा को हम गुफा भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, जब समुद्री तट पर किसी खड़ी चट्टान में दरार या कोमल चट्टानें लहर के प्रभाव से गहरी होती जाती हैं और अंदर तक चट्टान को काट दें। हाँ देखो, मान लो कोई चट्टान खड़ी है और या फिर ये चट्टान कोमल चट्टान भी हो सकती है, और क्या होता है लहरें आ रही हैं और उसको अंदर तक, उस चट्टान को अंदर तक नीचे तक काट देती हैं। तो क्या होगा कि जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ये इस तरह से दिखाई देगा जैसे कि कोई गुफा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखते हैं समुद्री मेहराब। समुद्री मेहराब में क्या होता है, जब जो समुद्र की लहरें हैं उनके द्वारा दूसरी तरफ से गुफा का कटाव करके आर पार रास्ता निकाल दिया जाए, या फिर विपरीत दिशा की जो दो गुफा हैं वो आपस में मिल जाएं। मान लो ये कोई गुफा सी बन गई थी, ठीक है, और इसमें क्या हो गया कि इस साइड से भी आके काट दे
लहर इसको, और इस साइड से भी काटे तो आर पार, इसके आर पार रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं समुद्री मेहराब। और ये जो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि यहाँ से इधर से उधर तो जाने का रास्ता हो गया। और ये जो ऊपर वाली जो चट्टान है ना, इसका यूज़ प्राकृतिक पुल की तरह भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैक या फिर स्तंभ। इसमें क्या है कि जो प्राकृतिक जो ये पुल बना है ना, ये वाला इस तरह से जो ये वाला जो पुल बना है, इसकी जब ये छत है ये हट जाए या फिर टूट कर गिर जाए तो क्या होगा, चट्टान का जो आगे का भाग है वो स्तंभ की तरह, ये वाला पार्ट जो है स्तंभ की तरह खड़ा हुआ सा दिखाई देगा, जैसे कोई पिलर खड़ा है। तो यही कहलाता है स्टैक या फिर स्तंभ। आगे है जब जो समुद्री धाराएं हैं वो स्तंभ को काट कर छोटा कर देती है ना, तो वो ठूठ कहलाता है। जो ये स्तंभ था, ये जब समुद्री धाराओं के काट कर और छोटा कर दिया जाएगा तो यही स्तंभ जो है ये ठूठ का रूप ले लेगा छोटा होने के बाद। नेक्स्ट है वात छिद्र। जब समुद्री जो गुफाएं हैं उनमें तरंगों के द्वारा जो छत का जो अपर्दन होने के बाद क्या होता है, देखो मान लो ये गुफा थी तो धीरे धीरे समुद्री जो तरंगे आती हैं वो छत का अपर्दन करेंगी तो धीरे धीरे यहाँ पे छिद्र होल हो जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे वात छिद्र। क्यों, यहीं से जहाँ से ये छिद्र हुआ यहाँ से हवा अंदर की ओर घुसती है और इसमें अंदर हवा घुसने के बाद बहुत तेज आवाज़ करती है, इसी को हम बोलते हैं वात छिद्र। नेक्स्ट है निवेशिका या जियो। निवेशिका क्या होती है, जब जलीय दबाव के कारण छत का कुछ भाग टूट जाए और एक खड़ी यानी कि एक छोटी सी संकरी इस तरह से खाड़ी का रूप ले लेता है। देखो मान लो ये छत थी, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट टूट गया यहाँ से, तो ये इस तरह गहरी सी होगी ना यहाँ, और यहाँ पे ये टूटने के बाद पानी भर गया है तो ये खाड़ी का रूप ले लिया इसने, इसी को ही बोलते हैं निवेशिका। आगे देखते हैं, ये सारी हमने पढ़ी थी अब तक अपर्दन के कारण, यानी कि जो भी समुद्री तरंगे आई उसने चट्टानों का अपर्दन किया, चट्टानों के अपर्दन से उसने बनाई जैसे भृगु बना दिया, और ये अभी हमने प्राकृतिक पुल तटबंध जैसे ये स्टैक स्तंभ या ठूठ या फिर जो भी जियो या निवेशिका पढ़ी, ये सारी की सारी जो भी ये स्थलाकृतियाँ थी ना, ये तरंग के द्वारा बनी चट्टानों को काटने के बाद अपर्दन से बनाई गई स्थलाकृतियाँ थी। अब हम पढ़ेंगे उसी तरंग के द्वारा निक्षेपण से बनी हुई स्थलाकृतियाँ। फर्स्ट है इसमें पुलिन या बीच। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब जो उच्चतम और निम्नतम ये दो ज्वार होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है कि तट रेखा पर है ना, जो भी मटेरियल था बालू बजरी छोटे छोटे कंकर पत्थर, इनको अस्थायी रूप से कोई तरंग जमा कर देगी, तट के ऊपर जमा कर देगी। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर जमा कर देगी, इधर भी पानी होगा वैसे थोड़ा बहुत, इधर भी होगा समुद्र की ओर भी होगा, लेकिन यहाँ बीच में यहाँ पे तट के बिल्कुल लगते सारे डिपॉजिट कर दिया तरंग ने जो भी मटेरियल अपने साथ बाके लाई थी। तो क्या होगा, मान लो अगर कोई इससे भी तेज जो है वो लहर आ गई तो वो इसको बहा ले जाती है, लेकिन इसको बहाने से पहले जो स्थलाकृति बनी है ना उसी को ही बोलते हैं बीच या पुलीन। इसके एग्जाम्पल इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, देखो वेस्ट तट है जो इंडिया का, वहाँ पे है तिरुवनंतपुरम केरला में, और इस स्थान का नाम है कोवालम, और गोवा में है कोलवा बीच, मुंबई में है चौपाटी और जुहू बीच, और चेन्नई में है मरीन बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड है भूजिह्वा। भूजिह्वा या फिर स्पिट क्या होता है, जो भूजिह्वा होती है ना, इसमें जो मलबे का जो डिपोजिशन होता है वो एक कटक के रूप में होता है। कटक के रूप में जो भी डिपोजिशन होता है, इसका एक सिरा तो जुड़ा होगा तट से, और दूसरा जो सिरा है ना वो रोधिका की तरह होगा और वो समुद्र से जुड़ा होगा। ठीक है, ये देखो मान लो ये वाला जो मलबा ये यहाँ जुड़ गया, एक साइड इसकी है तट की ओर, दूसरा है ये समुद्र की ओर जुड़ रहा है, तो इसी को ही बोलते हैं भूजिह्वा। भूजिह्वा कैसे, यानी कि मिट्टी कंकर पत्थर वो सारे हैं वो इस तरह से इनकी आकृति बन गई है जैसे कि कोई जिह्वा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं रोधिका। रोधिका क्या होती है, ये देखो जब समुद्र के अंदर मलबा बांध के रूप में लहरों द्वारा निक्षेपित कर दिया जाता है तो वही रोधिका कहलाती है। ये यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो तट के निकट बन रहा है बिल्कुल, ठीक है,
और इसमें रोधिका में क्या, इसमें ना बिल्कुल जो समुद्र है ना उसके अंदर ही जो लहरें हैं, जब इतना ज़्यादा मलबा अपने साथ ले आए कि वो फिर उनको नहीं ले जा सकती आगे तक, तो उसको वहीं पे ही छोड़ देती है समुद्र के अंदर ही। तो वो ज़्यादा मलबा होगा ना, और मान लो वहाँ पे छिछला सा पानी है, तो ये बांध की तरह हमें दिखाई देगा ये मलबा वहाँ पे समुद्र में, तो वही कहलाती है रोधिका। जब ये रोधिका छिछले सागर तक पहुंच जाती है तो ये अपतटीय रोधिका कहलाती है। अपतटीय यानी कि तट के निकट, छिछला पानी तो तट के निकट ही होगा ना, और जब सुनामी आती है तो ये रोधिका जो है ये पानी में डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि सुनामी आती है तो बहुत तेज तेज लहरें और तट से बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर तक आती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है रोध। रोध रोध पानी में नहीं डूबते और ऊंचे मलबे के रूप में ऊंचे ऊंचे खड़े रहते हैं, ठीक है। रोधिका तो पानी में डूब जाती है सुनामी से, लेकिन रोध नहीं डूबते। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई का मलबा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, स्पिट या भूजीवा हमने पढ़ा है वैसे। जब मलबे का निक्षेप इस प्रकार होता है कि रोधिका का एक छोर शीर्ष से स्थल की ओर और दूसरा समुद्र की ओर निकला हो, तो ये भूजीवा, ये हमने पढ़ लिया है भूजीवा पहले ही। अगला है हुक। हुक में क्या है? जो भूजीवा के स्वतंत्र सिरों पर मलबा इकट्ठा हुआ है और जो वो धारा है जिसने वो इकट्ठा किया है, इसको समुद्र की ओर बढ़ाती जाती है, और अन्य जो धाराएं और जो तरंग हैं वो इसको दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास करती हैं, और इसी प्रकार मुड़ी हुई हुक की तरह दिखाई देती है। ये क्या कह रहा है? देखो, जैसे जो भी मलबा था, एक धारा तो उसको समुद्र की ओर बढ़ा रही है और कुछ धाराएं हैं जो उसकी दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जो दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही हैं तो ये एक हुक जैसी आकृति ले लेता है। जो भी ये मटेरियल है इसी को ही बोलते हैं हुक। आगे है अगला, इसमें हम पढ़ेंगे छल्ला। छल्ले में क्या है? जब रोधिका बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, जो ये रोधिका थी ना वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाए, बिल्कुल छल्ले की तरह दिखाई देने लग जाए, तो इसी को ही हम कहते हैं छल्ला या लूप। अगला है खाड़ी मुख रोधिका। खाड़ी मुख रोधिका में नाम से क्या पता चल रहा है? जैसे कोई खाड़ी है, उसके मुंह के पास बिल्कुल पास में एक रोधिका यानी कि जमाव हो गया उस मटेरियल का। चलो हम फिर भी देखते हैं। जब खाड़ी पर रोधिका इतनी बड़ी हो जाए कि उसके मुंह को बंद कर दे, हाँ उसी तरह ना, तो उसको हम बोलेंगे खाड़ी मुख रोधिका। यानी कि जब खाड़ी पर रोधिका इतनी बड़ी हो जाए कि उसके मुख को बंद कर दे। ये देखो, मान लो ये कोई खाड़ी है और यहाँ पे मलबा इकट्ठा इतना हो जाए कि ये इसका मुख है, जो इसमें पानी आ रहा है समुद्र की ओर से, वो बिल्कुल बंद सा ही हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं खाड़ी मुख रोधिका। यानी कि खाड़ी के मुंह को बंद करने वाला मटेरियल वही है। अगला है टोम्बोलो। इसमें क्या है कि जब तट से दूर स्थित जो द्वीप रोधिका द्वारा तट से जुड़ जाते हैं तो ऐसी रोधिका को टोम्बेलो बोलते हैं। जब तट से दूर स्थित द्वीप रोधिका द्वारा तट से जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाता है? टोम्बेलो। देखो ये इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि तट से दूर स्थित द्वीप रोधिका द्वारा तट से जुड़ जाते हैं। जो भी द्वीप तट से बहुत ज़्यादा दूर स्थित हैं और वो मान लो ये कोई तट है, ये कोई द्वीप है और ये समुद्र से दूरी पर स्थित है, यहाँ पे है समुद्र, और यहाँ पे इतना सारा मटेरियल जमा हो जाए ये अपरदित किया हुआ यहाँ पे, कि ये जो तट है, ये समुद्र, ये वाला द्वीप है जो वो समुद्र से जुड़ जाए, तो ये कहलाएगा टोम्बोलो, ठीक है। आगे देखते हैं लेगून। लेगून क्या है? जब बड़े समुद्र में बालू दीवार या बालू भित्ति, बालू के रेत की दीवार किसी छोटे से भाग को समुद्र से अलग कर दे जिसमें खारा पानी भरा रहता है, तो लगून कहलाता है। देखो ये यहाँ पे है सी, ठीक है, और इससे थोड़ी दूरी पर बालू रेत है, जो वो इतना बालू रेत है कि वो बिल्कुल दीवार की तरह किसी एक पार्ट को अलग कर दे सी लेवल से, सी लेवल का सी से। मान लो यहाँ पे समुद्र है और यहाँ आ गया बीच में बालू,
और साइड में था दूसरा पार्ट। तो जो दूसरा पार्ट था ना, उसको बालू रेत जो था वो इतना बालू रेत आ गया पानी के और उस एरिया के बीच में कि वो बिल्कुल अलग सा हो गया। और जो पहले दूसरी साइड जो पानी गया हुआ था वो ही उसमें रह गया। तो वो जो खारा पानी था वो कहाँ से आया था उसमें, वो समुद्र का ही पानी था, लेकिन बीच में बाद में डिपॉजिट हो गया आके रेत। तो ये दीवार सी बन गई सी के बीच में और उस एरिया के बीच में, वही कहलाता है लेगून। इसका संबंध संकीर्ण मार्ग द्वारा समुद्र से होता है, यानी कि ये बिल्कुल एक पतले से मार्ग से थोड़ा सा एरिया होता है जिसके कारण ये समुद्र से जुड़ा रहता है। यानी कि जो ये पानी है ये धीरे धीरे समुद्र का पानी इसमें मिलता रहता है, इसी तरह से बनते हैं ये लेगून। और एग्जाम्पल है उड़ीसा की चिल्का लेक और तमिलनाडु की पुलिकट झील। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तटरेखा के प्रकार, 2 टाइप्स हैं तटरेखा के। फर्स्ट है पैसिफिक, सेकंड है अटलांटिक। पैसिफिक प्रकार की है वो बताई है स्वेस मोदे ने 2 तरह की। फर्स्ट है जो पैसिफिक है, ये नवीन मोड़दार पर्वतमालाओं के समानांतर, ये तो है पैसिफिक प्रकार की तटरेखाएं। जो तटरेखाएं नवीन मोड़दार पर्वतमालाओं के समानांतर होती हैं वो कहलाती हैं पैसिफिक प्रकार की तटरेखाएं। अगली है महादेशों की संरचना, विन्यास और पर्वतमालाएं तट के अनुप्रस्थ रहती हैं, ये कहलाती हैं अटलांटिक प्रकार की। और बूचर महोदय ने इन्हें क्रम से सुसंगत और विसंगत कहा है। ठीक है, तटरेखा के 3 टाइप, ये 3 टाइप और पढ़ लेते हैं। वो स्वेस महोदय के अनुसार 2 टाइप थे। फर्स्ट है रिया तट। जो ये रिया तट जो होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये कीप के आकार के होते हैं फ्रेंड्स। और जो जब है ना हम स्थल की ओर जाते हैं तो ये बिल्कुल संकीर्ण से पतले पतले से दिखाई देने लग जाते हैं। फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जब उच्च भूमि की पहाड़ियाँ और नदियाँ तट से लंबवत मिलती हैं, उच्च भूमि यानी कि उच्च भूमि कौन सी है, जो पर्वतीय प्रदेश हैं, और ये जो पहाड़ियाँ और जो नदियाँ हैं ना, जब ये लंबवत मिलती हैं तो इससे तट पर रिया तट का निर्माण होता है। और जो ये रिया तट हैं ये कैसे होते हैं, ये मैंने अभी बताया, ये कीप की तरह होते हैं। और ये देखो, ये स्थल की ओर जाने पर ये संकीर्ण यानी कि संकरे और कम गहरे होते जाते हैं, कटे फटे होते हैं ये। इनका एग्जाम्पल है दक्षिण पश्चिम आयरलैंड, उत्तर पश्चिम स्पेन और फ्रांस की ब्रिटेनिया। ठीक है, ये वाला तट। नेक्स्ट है फ्योर्ड तट। जो फ्योर्ड तट होता है वो क्या होता है, ये जो है ना हमारे ग्लेशियर्स होते हैं ना, उनकी घाटी होती है और वो समुद्र में जब डूब जाती है ना तो कहलाते हैं फ्योर्ड तट। और इनकी जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल कैसी होती हैं, खड़े ढाल की होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है नॉर्वे और स्कॉटलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये है डालमेशियन तट। डालमेशियन तट में क्या होता है, ये जो डालमेशियन तट होता है ना, ये पुराने टाइम की पर्वतमालाएं होती हैं फ्रेंड्स। चलिए हम इसको देखते हैं एक बार। ऐसे तट में तट के समानांतर पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो समुद्री तट होता है ना उसके समानांतर होती हैं ये पर्वतमालाएं। और ये क्या है, निम्नमजन के बाद, ये देखो निम्नमजन के बाद पुरानी पर्वतमालाएं समानांतर लंबे द्वीपों की श्रृंखला में बदल जाती हैं। क्या होता है कि पहले, अब से पहले कभी कोई टाइम था जब जो पर्वतमालाएं थी ना वो डूब गई थी, यानी कि उसमें समुद्र में वो डूब गई थी। तो अब वो हैं, अब वो बिल्कुल समुद्र के समानांतर दिखाई दे रही हैं। यहाँ समुद्र बह रहा है, यहाँ ये हैं। तो यही तो मैंने बोला ये पुरानी पर्वतमालाएं हैं। तो फिर क्या होगा आगे, ये किस तरह से दिखाई देंगी, ये द्वीपों की श्रृंखला में। द्वीपों की श्रृंखला कैसे कि किसी टाइम पे ये इस तरह से पर्वत थे लेकिन इनका निम्नमजन हो गया और ये नीचे डूब गए, तो ये द्वीप की तरह दिखाई देगा, इसका कुछ भाग ऊपर दिखाई देगा। तो इनके बीच में जो लंबी लंबी समुद्र की बाहें अंदर तट के समानांतर प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पूर्वी युगोस्लाविया का डालमेशियन तट। इसी के नाम पे तो ये पड़ा है ना। प्रशांत महासागर के अमेरिकी तट पर ऐसी स्थिति पाई जाती है, इसीलिए इन्हें प्रशांत महासागर प्रकार के तट भी कहा जाता है। कि जो डालमेशियन तट है ना, ये पुरानी पर्वतमालाएं हैं जिनका निम्नमजन हो गया और निम्नमजन होने के बाद ये तट की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स,
हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और कल का हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है, फिर हमारी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना।